क्योंकि जो भी डेरिवेशन करोगे वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएगी, तो डेफिनेशन तो यही है। और कल तुमको वर्क के बारे में सब बताया जा चुका है। तो आज चेक करिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग अगर ड्राइव करना हो आपको। इस डेफिनेशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग, बताओ। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जिस भी फोर्स का निकालो, चाहे किसी भी फोर्स का हो, करोगे यही काम। तो माइनस डब्ल्यू यानी वर्क, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर रहे हैं स्प्रिंग के लिए, तो वर्क बाय स्प्रिंग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको रखेंगे, इट शुड बी चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये कल के लेक्चर में याद करिए, वर्क बाय स्प्रिंग का जो फॉर्मूला था, बताओ क्या आएगा। वो एक एचसीवी का क्वेश्चन में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर अगर स्प्रिंग को नॉर्मल लेंथ से एलोंगेशन में लेके जाएं, तो हम नॉर्मल लेंथ से एलोंगेट करने जा रहे हैं उसको। हम ये मान के चल रहे हैं कि स्प्रिंग वाज ओरिजिनली इन द स्टेट ऑफ नॉर्मल लेंथ, और बाद में उसको एलोंगेट कर रहे हैं आप, कुछ एक्स डिस्टेंस के थ्रू एलोंगेट करो, क्या आएगा वर्क। तो एचसीवी का क्वेश्चन नहीं याद आया तुमको कि हाफ के एक्स स्क्वायर का वर्क किन किन केसेस में पॉसिबल है। इसका वर्क क्या आएगा यार, हाफ, हमारा फॉर्मूला था हाफ के इंटू एक्स आई स्क्वायर। तो इफ द इनिशियल, बट द इनिशियली अगर वो नॉर्मल लेंथ पे है तो एक्स आई 0 होगा, और बाद में फाइनली वो इलोंगेट हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर। ये हो गया वर्क बाय द स्प्रिंग। इसके आगे लगाओ माइनस, और चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो हम ये कहेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी एलोंगेशन की होगी, एंड माइनस द पोटेंशियल एनर्जी जब वो नॉर्मल लेंथ पे थी। ठीक है, कल ये भी डिस्कस हुआ था कि पोटेंशियल एनर्जी को कहीं ना कहीं हमें जीरो रेफरेंस मानना पड़ता है। तो स्प्रिंग के केस में नॉर्मल लेंथ पर हम ये मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, ये हमारा रेफरेंस वैल्यू होगा। नॉर्मल लेंथ पर 0 एनर्जी एज अ रेफरेंस। तो अब क्या रिजल्ट बना पोटेंशियल एनर्जी का इस हिसाब से, स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 मानते हैं, तो फिर एलोंगेशन के टाइम पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो रिजल्ट बन रहा है इस डेरिवेशन के थ्रू, हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस या प्लस में, दो माइनस आ रहे हैं एक्चुअली, प्लस, बस। तो यही फॉर्मूला हो गया इसका, दैट पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग विल बी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अगर हम इलोंगेट करने की बजाय कंप्रेस करते मान लो इसको, हाँ कितना अच्छा है। इनिशियल मोमेंट पर ये नॉर्मल है, एंड नाउ इसको कंप्रेस करो आप, मतलब स्प्रिंग को रिड्यूस किया जाए, उसकी लेंथ को कम किया जाए। सो द फाइनल पॉइंट इज कंप्रेशन पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल। इधर की तरफ एक्स डिस्प्लेसमेंट करो भाई, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। फर्क सिर्फ इतना है कि जब एलोंगेट करेंगे तो एक्स को हम पॉजिटिव रखेंगे, और जब कंप्रेस कर देंगे तो सेम एक्स की वैल्यू। बट क्या फर्क पड़ता है माइनस या प्लस का, कर तो स्क्वायर रहे हो ना यहाँ पर, तो यहाँ भी सेम एनर्जी आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्रेस करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी होगी, कंप्रेशन में भी यही एनर्जी है और एलोंगेशन में भी सेम एनर्जी। और लॉजिकली अगर सोचे, नॉन मैथमेटिकल अप्रोच, बोर्ड पे देखो, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है अपने नॉर्मल लेंथ की तरफ जाने की। ये दबी हुई स्प्रिंग इस पर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, राइट तो साइड। फोर्स बाय स्प्रिंग, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट साइड पर हो तो वर्क का साइन नेगेटिव आएगा। यस सर। और जब वर्क माइनस में होगा, और एक माइनस डेफिनेशन में पहले से ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में आएगी। तो नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती स्प्रिंग में, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती।
मतलब अचानक से एक झटके में कई सारे लोग सोचते हैं कि यार एलोंगेट करने का हाफ के एक्स स्क्वायर होगा तो कंप्रेस करने का माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं। आप एलोंगेट करोगे तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर और कंप्रेस करोगे तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ही रहेगा। जीरो एनर्जी कब होती है इसकी एक बार फिर से रिपीट करो जरा। स्प्रिंग में जीरो पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल। एक्चुअली नॉर्मल लेंथ वो होती है जब ना तो स्प्रिंग कोई फोर्स लगाएगी और ना ही उसके अंदर कोई एनर्जी होगी। जीरो फोर्स भी जीरो, एनर्जी भी जीरो। ठीक है बेटा, ओके। थोड़ा सा मैथ में चले जाओ तो ग्राफ जो बनेगा इसका एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पैराबोला। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ एक पैराबोलिक ग्राफ दिखाई इस टाइप से। A graph of potential energy for the spring. Graph of potential energy for the spring is a parabolic graph. Potential energy graph for a spring is parabolic graph. X square से देख के बता रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मीन सर पोटेंशियल एनर्जी जो सर स्प्रिंग की होगी वो सर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ना, वही तो समझा रहे। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देखिए, अगर हम ये मानते हैं कि नॉर्मल लेंथ पर जीरो है, क्योंकि कल शायद डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में, अब तुम लोग ऑनलाइन वाले उस टाइम तक रुके थे कि नहीं रुके थे पता नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी तो होता है ना कि आधे एक घंटे बाद अपने आप छोड़ देते हैं। तुम लोग भी करते होगे अपने टाइम। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ऑनलाइन में ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन आधे घंटे 35 मिनट के बाद कोई पबजी खेल रहा होता है, कोई और ऑनलाइन गेम चल रहा होता है भाई, हम लोग बहुत देखा है। वो क्लास मतलब ज्वाइन होता है उनका, ऐसा नहीं होता ज्वाइन होते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के मतलब फोन इधर पड़ा होता है। तुम में से भी है कोई ऐसा जिसने, नहीं सब ईमानदार हो? अभी नहीं, हाँ आप ना करो भाई। नहीं मान लीजिए आगे फिर कभी आ जाए नहीं उतना पीछे को बैठा, मान लो फोन मोबाइल देख ही रहा, कौन जान रहा है, कर लो। कुछ लोग को महंगे शौक होते हैं, 2.5 लाख रुपए दे करके घर से कोचिंग जाते हैं गेम खेलने के लिए खाली। अबे इससे बढ़िया 2.5 लाख रुपए में इतना बढ़िया गैजेट खरीद लो कि घर पे खेलो। खैर ये बात समझ में आई आपको यार, स्प्रिंग एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट पे आओ। एक बार जरा हम एक बार यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दें, जो हम क्योंकि ये दो पोटेंशियल एनर्जी हम बहुत कॉमनली यूज करने वाले हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ग्रेविटी और एक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग। इनका न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज है। कल शायद तुमसे ये भी डिस्कस हुआ था कि पोटेंशियल एनर्जी हर एक फोर्स के लिए नहीं डिफाइन की जा सकती, ये सिर्फ ओनली फॉर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव के लिए। तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहला पॉइंट, जीरो ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। क्या कोई रूल है इसका कि कहाँ मानना है? तो रेफरेंस हमें ग्राउंड पे मानना नहीं, जनरली ग्राउंड पे लेते हैं, बट तो एनीवेयर। ये आपकी मन की श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ मानना चाहते हैं। नॉर्मली ग्राउंड पे मान लेते हैं, बट ऐसा कोई लॉ है नहीं। कल वो एससीबी का एक क्वेश्चन नहीं कह रहे थे कि दो स्टूडेंट्स अलमीरा में बुक रखी है और लड़ रहे हैं आपस में कि 20 और 30, दोनों सही है। स्प्रिंग के केस में जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज व्हेन स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड। रिलैक्स का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल। हाँ, हम और आप रिलैक्स है मतलब माइंड में कोई टेंशन नहीं चल रही, उसी को रिलैक्स स्टेट बोलते हो ना, मतलब बिल्कुल माइंड से बिल्कुल फ्री है। और टेंशन ना होने का मतलब फोर्स नहीं हो। तो फोर्स कब नहीं होगी स्प्रिंग में? जब वो अपने
नॉर्मल लेंथ पे हो। सो दूसरा पॉइंट, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो था वो mg मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हाफ kx²। एक तो फॉर्मूले में डिफरेंस है, वो वहां पर स्क्वायर का फैक्टर है, यहाँ पर कोई स्क्वायर का फैक्टर नहीं है। मतलब ये लीनियर इक्वेशन है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैथ्स के हिसाब से। तो मैथमेटिकल डिफरेंस हो गया। उससे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये प्लस और माइनस दोनों हो सकती है यहाँ पर, जबकि ये कभी भी माइनस, ऑलवेज पॉजिटिव। ये सबसे जो बड़ा डिफरेंस है। ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो वाले, मतलब जहां पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी आपने माना होगा जिस भी पॉइंट पर, उसके ऊपर के साइड जब जाओगे पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, और जीरो के नीचे जाएंगे जब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। बट ऐसा कुछ स्प्रिंग में नहीं मिलता आपको। स्प्रिंग में नॉर्मल लेंथ पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हो, नॉर्मल लेंथ से ज्यादा लेंथ की तरफ जाएं, यानी कि स्प्रिंग को एलोंगेट करें, तो भी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। कंप्रेस करें, नॉर्मल लेंथ से कम कर दें उसको, तो भी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। माइनस में नहीं जाएंगे। और दोनों तरफ एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ kx²। याद रहेगा डिफरेंस? एक तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ये सिर्फ प्लस हो सकता है। इसमें जीरो हम अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चूज कर सकते। इसमें जीरो हमेशा कहाँ पर मानना पड़ेगा आपको? रिलैक्स वाले पॉइंट पर। इसमें जीरो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, मतलब यहाँ पर फ्रीडम है, यहाँ पर फ्रीडम नहीं है। तो ये हुआ डिफरेंस इनके बीच में, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज की बात करें अगर तो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होने वाले हैं। आगे देखो और चीज, ये दो तो हो गए हमारे। कुछ और फोर्सेस जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, ठीक है? मतलब इस चैप्टर के बियॉन्ड जा रहे हैं हम। लिखिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो एक्चुअली जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जब बोलते हो तो बेसिकली वी टॉक अबाउट द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, मतलब एस्ट्रोफिजिक्स जिसकी बात करते हैं हम लोग। इसमें हम ग्रेविटेशन के उस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, फोर्स बराबर Gm1 m2/r²। और जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं तो m×g कहते थे। दोनों हैं एक ही चीजें, बट प्लैनेट्स के लेवल पर, प्लैनेटरी लेवल्स पर Gm1 m2/r² और पार्टिकल के लेवल पर m×g है, दोनों बेसिकली एक चीज। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो निकालनी है। सपोज दैट कोई एक m1 मास है इन फॉर्म ऑफ सम प्लैनेट और सैटेलाइट, और एक दूसरा मास है m2 r डिस्टेंस पे। m1 को फिक्स मान लेते और लेट्स से कि m2 जो मास है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स इंफिनिटी। मान लीजिए इसको इंफिनिटी पर लेके जाएं, तो द इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियली वो r डिस्टेंस पे होगा और फाइनली उसकी क्या डिस्टेंस बन जाएगी? व्हेन इट इज मूव्ड टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस बन जाएगा। डेफिनेशन हमारे सामने है। तो हमें क्या क्या करना है? देखो डेरिवेशन अपने आप की जा सकती है खुद से। सबसे पहले माइनस साइन देख लीजिए बोर्ड पे, हम सिर्फ डेफिनेशन लगा रहे हैं, और जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करोगे, चाहे वो फोर्स कोई भी हो, सब डिराइव इसी तरीके से होंगे। तो पहले सबसे पहले माइनस, फिर आते हैं वर्क। अब कल का जो हमारा रिवीजन नोट्स था उसके अंदर देखें अगर, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो फोर्स है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। क्योंकि अगर कांस्टेंट फोर्स होता है तो वर्क हम fx cos थीटा से निकालते हैं, और अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। तो यहाँ पर किस टाइप की फोर्स है? Gm1 m2/r², डिस्टेंस का टर्म इसके अंदर आ रहा है। तो क्या ये फोर्स किसी भी डिस्टेंस पर सेम मैग्नीट्यूड की होगी? नहीं हो सकती, No, sir. डिस्टेंस बदलेगा।
डिस्टेंस चेंज करोगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, मतलब कि ये एक वेरिएबल फोर्स है, और मतलब कि वर्क जो आएगा वो इंटीग्रेशन से आएगा। नाउ G m1m2/r² इंटू डी आर। नॉर्मली हम एफ डी एक्स करते, बट तब इसलिए करते थे कि फोर्स फंक्शन ऑफ एक्स होता था, अभी फोर्स फंक्शन ऑफ आर है, तो डी एक्स की जगह डी आर करेंगे। ठीक, एक और बात का ध्यान रखना है, लेकिन देखिए वर्क स्केलर क्वांटिटी आती है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी स्केलर क्वांटिटी है तो एक बार जरूर इसको हमेशा ध्यान रखा करो कि वो प्लस है कि माइनस है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर की तरफ आएगा इसके ऊपर। ग्रेविटेशन किस टाइप का फोर्स होता है, याद करिए, अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो तो इस तरफ है, और बॉडी की मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, तो ऐसे में वर्क पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ये माइनस एक, और ये दो माइनस है, ध्यान देना यहाँ पर। पहला वाला जो माइनस एक, मत सुन लो यार, पहला वाला माइनस हम डेफिनेशन की वजह से लगा रहे हैं, और ये दूसरा वाला माइनस साइन जो ऐड कर रहे हो इसमें साइन ऑफ वर्क है, और ये किस बेसिस पर देखा जाता है कि वर्क का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर हो गया? दो माइनस किस लिए है इसमें, एक तो डेफिनेशन में ही माइनस है, वो तो किसी भी फोर्स में आएगा, और लिमिट्स तो इनिशियली आर डिस्टेंस है, वो लोअर लिमिट हो गई, फाइनली इन्फिनिटी पर गए, अपर लिमिट हो गई। तो हमारी डेफिनेशन का लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो गया। नाउ डेफिनेशन का राइट साइड, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर माइनस पोटेंशियल एनर्जी आर डिस्टेंस पे। चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब इसके आगे मैथ्स है। 1/r² को करो अपने आप इंटीग्रेट, जरा क्या आएगा। इसको r⁻⁻² लिख सकते हैं। 1/r² कैन बी रिटन एज r⁻⁻², and property of integration which says x⁻n dx would be equal to xn plus 1 by, तो ये वाली प्रॉपर्टी लिखो सर 1/r आएगा। इसको r⁻⁻² कर लीजिए, और इस मेथड के हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर लो, अपने आप कर लो, अपने आप कर लीजिए। और उसके बाद क्या आएगा, मतलब एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है, देखिए ये दोनों माइनस तो चले गए, हमारे पास बचेगा Gm1m2 r⁻⁻²। r⁻⁻² अगर होगा तो ये बनेगा r⁻⁻² + 1 विच बिकम्स r⁻⁻1, और -2 + 1 -1, तो ये -1/r आएगा, जिसकी लिमिट r से इनफाइनाइट की होगी, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट r डिस्टेंस। तो इस माइनस को पहले बाहर निकाल देते हैं। इनसाइड में जो माइनस है, जो इंटीग्रेशन की वजह से माइनस आया था, वो माइनस बाहर ले आइए। इसके बाद लिमिट्स भी तो रखते हो, पहले कौन सी लिमिट रखते हैं, इन्फिनिटी रखो, 1/∞। तो अब हम इसी में लिमिट डाल दे रहे हैं। 1/r में हमारा पहला टर्म जो आएगा 1/∞ आएगा, फिर माइनस लगाते हैं, और फिर उसमें लोअर लिमिट रखते हैं। तो जब पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको सब कुछ, नहीं आराम देखिए, इसमें इतने सारे माइनस आ रहे ना, बहुत सारे माइनस आ रहे, एक माइनस डेफिनेशन का, एक माइनस वर्क का, एक माइनस इंटीग्रेशन का। चेक तो करो, चेक तो करो। हाँ लेकिन ठीक, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव चीज आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या होता है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, ग्रेविटेशन के केस में जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। हर फोर्स के लिए जीरो पोटेंशियल एनर्जी सेट करने का तरीका अलग अलग है। स्प्रिंग के केस में नॉर्मल लेंथ पर सेट किया जा रहा है,
ग्रेविटेशनल फोर्स में इसको हम सेट कर रहे हैं कि इनफाइनाइट पे जीरो होगा। mg के केस में बस हमको चॉइस दे दी गई है कि जहां मन करे वहां मन। तो अब हमारा अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो फिर r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, फाइनल रिजल्ट इज माइनस जी m1 m2 अपॉन r, द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस। इसका डेरिवेशन स्कूल लेवल पे अलग तरीके से। स्कूल लेवल डेरिवेशन क्या होता है, बुक्स में क्या लिखा होगा, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग सम मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसा कुछ लिखा होता है उसमें। तो क्या करना है हमको, डेरिवेशन का कोई सब्जेक्टिव पेपर होना नहीं है आपका, टर्म वन तो पूरा ऑब्जेक्टिव है। तो कैसे भी डिफाइन करो आप, आंसर हमारा आ रहा है माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, बोलो। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी फॉर एक और फोर्स जिसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत, वो होता है कोलम्ब फोर्स। अब हो सकता है हर कोई नहीं जानता उसको। दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है ये। जैसे ये दो मासेस के बीच का फोर्स है, वैसे ही वो दो चार्जेस के बीच होता है, Q1 Q2 मान लें। होता कुछ ऐसा ही है फॉर्मूला ये भी। कोलम्ब फोर्स का जो फॉर्मूला है, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो, मतलब के, उसको कोलम्बिक कांस्टेंट कहते हैं, Q1 Q2 बाय, सिमिलर फॉर्मूला होता है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। देखो इसको, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करनी है मेरे को। पहले तो ये दिमाग में बैठना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए डिराइव की जाती है। सर ये के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर कूलम फोर्स का फॉर्मूला है ना? ये फॉर्मूला है उसका, कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला है। ओके। ये वैसे तो 12th क्लास में आता है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा 9th 10th में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा। यस। अच्छा, ये भी पता होगा कि अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, प्लस प्लस वाले या माइनस माइनस वाले, तो रिपल्सन आएगी, और अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट। तो मान लेते हैं कि ये लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर दिखाओगे, रिपल्सन आएगी ना, प्लस प्लस लाइक चार्जेस। तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। क्योंकि इस फोर्स का फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा ग्रेविटेशन में है भाई, वो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर है, ये के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो फॉर्मूले दोनों के एक जैसे ही है ना। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका लास्ट रिजल्ट भी वैसे ही आएगा बिल्कुल। तो अब हम फिर से डिराइव नहीं करने जा रहे, हम डायरेक्टली इसको पुट करेंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी, पिछला वाला मेरा आंसर आया था जी m1 m2 बाई आर, अब मेरा आंसर आएगा के Q1 Q2 बाई आर। लेकिन पिछले वाले में माइनस आया था, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार ग्रेविटेशन की फोर्स लेफ्ट थी, तो आपका साइन ऑफ वर्क माइनस था, अब साइन ऑफ वर्क प्लस होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नाउ सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ का एक माइनस साइन नहीं आएगा, तो लास्ट रिजल्ट से भी माइनस नहीं आएगा। तो जो फाइनल आंसर में माइनस आया था वो अब आंसर में नहीं आएगा आपका। इसको डिराइव नहीं करेंगे, ये सिमिलरिटी के बेस पे लिखो आप, सिमिलर एक्सप्रेशन है, सिमिलर आंसर आएगा। बट ये लाइक चार्जेस के केस होगा, अनलाइक चार्ज होते तो माइनस आ जाता है। तो यानी प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। ये पॉजिटिव साइन व्हेन Q1 Q2 आर सिमिलर, सिमिलर का मतलब सेम चार्ज नहीं, दोनों सिमिलर मतलब नेचर में सिमिलर हो, प्लस प्लस या फिर वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं। हाँ, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। लाइक चार्ज का मतलब ये थोड़ी होता कि हूबहू विन्स हो। अनलाइक चार्ज होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा माइनस के Q1 Q2 बाई स्मॉल आर। इसमें जो के होता है उसका एक वैल्यू भी होती है, नहीं वैल्यू वैल्यू मैथ, वो होती है 9 एंड 10 टू दी पावर, ये इसकी वैल्यू होती है। ये फिर आएगा 12th क्लास में, बट अभी बताना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है
वो चाहे यहाँ पढ़ो चाहे 12th में पढ़ो, मेथड यही रहेगा उसका। क्लियर हुआ ये? 4 फोर्स हो गए, कौन कौन से? ग्रेविटी की, स्प्रिंग की, ग्रेविटेशनल, कूलम, और हमको 4 ही पता है अभी। या और कोई फोर्स अगर पता हो आपको तो बताइए, उसका भी डिराइव कर लें। इसके अलावा और कोई फोर्स जिसके बारे में सुन चुके हो, पढ़ चुके हो? तो सुना तो हमने सबके बारे में, सुना तो हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी, बट न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा कहीं। ठीक है, तो ये 4 ही डेरिवेशन होंगी हमारे पास। अब हम कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब प्रॉब्लम आंसर्स के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में। इसमें आपको फोर्स गिवन है, दैट फोर्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर मान लीजिए, फोर्स बराबर 3x स्क्वायर आई कैप। साथ में ये कहा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 0 इज माइनस ऑफ 4 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2 अननोन है, वो फाइंड आउट करना है आपको कितना है। एक बार फिर मतलब जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बैठेगा नहीं ना कि पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है तो सिर्फ यही काम करेगा, तो इसके ऊपर ट्रस्ट करो जरा। लेफ्ट साइड पर क्या करें सबसे पहले? सर 3 जूल। बता रहे बच्चे, वर्क, वर्क के नोट्स में गए, चेक किया कि ये मल्टीप्लाई करके आएगा कि इंटीग्रेट करके आएगा? सर 8 क्योंकि वेरिएबल फोर्स है 3x स्क्वायर dx, इसीलिए कल वर्क की समरी नोट्स करवाई गई थी। इस चैप्टर में अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना आ गया तो सब कुछ आ गया। और लिमिट्स लेफ्ट हैंड साइड फॉर द डेफिनेशन इज नाउ रेडी, राइट हैंड साइड चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इट शुड बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल विच इज -4। आगे की पार्ट मैथमेटिक्स के आगे अब हम नहीं करेंगे, बताओ अपने आप। कर बच्चे जल्दी करो, इतना रुको। ये तो तुम लोग इंटीग्रेशन में क्या मतलब कुछ आ गया आंसर? -4 आ रहा है? हाँ तो आंसर बोलो, डर क्यों रहे हो? -4 आ रहा है तो चिल्ला के बोलो। फाइनल आंसर इज -4, द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज -4। ये बच्चा सुनो, तुम बहुत स्लो काम कर रहे हो। एक काम करो, बेसिक मैथ पढ़ाई गई होगी ना, तो अब एक काम कर लीजिएगा, एक बार फिर से जाकर के बेसिक मैथ में इंटीग्रेशन करिए। अच्छा ये देखो, मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है, किसी दो ने चिल्ला दिया -4, नहीं तो समझो तो जरा, दो लोगों ने चिल्ला दिया -4, अब तुम डर गए। भाई यही प्रिपरेशन में होता है ना, कोई दो आके तुमसे कह देंगे कि प्रिपरेशन यही टफ है, तुमको आसान भी लग रहा होगा तो भी तुम मान लोगे टफ है। माइनस सर -12 है। -12। अब देखो हिम्मत किस तरीके से बढ़ गई, एक का -12 बोला तो 4 और बोलने लगी। अच्छा एट कहाँ से नीचे आ रहा है? इसको एक घंटा मार के सिखाओ क्या है।
अरे मारो इसको, तो कोई बात कर रहा है ऐसे नहीं, तभी याद रहेगा, ऐसे ऐसे सिखा दोगे। अब बाहर नहीं, वो जरूरी है भाई दोस्तों के बीच में, जब तक, वरना तुम्हारी वैल्यू समझेगा नहीं वो। और देखिए अभी लगाओ, देखो अभी पूरी लाइफ याद रखेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। नाउ इस फोर्स को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्स को 2 डायमेंशन में निकालो। भाई वो वर्क वाला पन्ना जो कल बताया था चार्ट, वो ध्यान रखिए माइंड में। इसमें पोटेंशियल एनर्जी एट 0,0 जो ओरिजिन है वहां पर दिया जा रहा है आपको माइनस या +6 जूल। तो नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट सम गिवन पॉइंट 2,3। और अब क्लियर कर लीजिए, फोर्स गिवन हो और पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, सिर्फ यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। बताओ क्या आएगा। माइनस हो सकता है, अभी हमें पता नहीं, देखो क्या करें बताओ इसमें। अच्छा चलिए फिर से एक बार, हाँ अच्छा ठीक है, रुकिए। -11 जूल। हो सकता है -11। यस सर, भैया बोलो तुम -11। लोग, जिसके आंसर आ रहे, देखो क्लास में बोलने से डर निकल, सर -11 जूल आ रहा अंदर है। का डर नहीं खत्म होगा फिर। हाँ अच्छा, तीन ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन और दो तो मल्टी चॉइस बन जाएगा। मैं -11 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, एक आंसर का वेट कर रहे हो। चलिए देखो, माइनस, डेफिनेशन का माइनस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वर्क। रुक जाओ, अच्छा वर्क, वर्क तो इंटीग्रेट करके ही आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का भी। एक्स कंपोनेंट के इंटीग्रेशन में एक्स कोऑर्डिनेट की लिमिट रखेंगे, वाई कंपोनेंट के इंटीग्रेशन में वाई की लिमिट रखेंगे। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डेफिनेशन, राइट साइड। फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू 6। अब इसका जो भी आंसर हमारा आ रहा है, -11। तुमसे आंसर क्या गलती हुई थी, ये माइनस यहाँ लगाया था, यहाँ नहीं लगा था, मैं देख रहा था उसकी कॉपी में, मुझे दिख रहा था क्या होने जा रहा है। और 7th 8th क्लास में जब इसकी वैल्यू समझाई जा रही थी कि भैया माइनस को हमेशा ब्रैकेट के बाहर रखा करो, ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाता है, तो बड़े मजाक में लेते थे इसको। नहीं बताया जाता था कि अगर माइनस हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर का सबका साइन चेंज हो जाता है। आप वही गलती कर रहे हैं। खैर आंसर विल बी, तो अब तुम्हें एक तरीके से पैटर्न समझ में आ गया मेरा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। खाली मतलब कुल मिलाकर के अगर आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हो, और वो कर सकते हैं क्योंकि हमने वर्क हर टाइप की फोर्स के लिए पढ़ा दिया आपको। प्रीवियस क्लास में जितनी भी टाइप ऑफ फोर्सेस थी उन सबके वर्क बताए जा चुके हैं। 1 डायमेंशन की फोर्स, 2 डायमेंशन की फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, सबका वर्क निकाल चुके हो। तो जब आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हो तो उसमें माइनस लगा करके और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर, ये भी चीज आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं
एक पॉइंट और नोट करना है, नोट करिएगा। और एक पॉइंट ये होता है यार कि पोटेंशियल एनर्जी को जब आप डिफाइन करते हो, चाहे किसी भी फोर्स के लिए डिफाइन करो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हम ये कहें कि अभी डायग्राम बनाइएगा नहीं, आप आपसे ये कहा जाए कि फ्लोर से 6 मीटर की हाइट पर और मान लिया 3 किलोग्राम का एक पार्टिकल है एंड फ्लोर 0 पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट है, तो अब आप क्या कहोगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, g को 10 मान लेगा, ठीक है, 180 जूल्स। ये पोटेंशियल एनर्जी किसका है? पोटेंशियल एनर्जी 3 किलोग्राम की पार्टिकल का है, या ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का है? मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर राइट किसका होगा? पक्का? जैसे हम ये कहें कि 3 किलोग्राम का पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, तो आप ये कहते हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से आएगी हाफ 3 और 16 का आधा अपना 8 और 24 जूल। तो हम क्या कहें 24 जूल किस चीज की एनर्जी है? तो हम कहेंगे दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल की एनर्जी होगी। ये क्या बोले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ व्हाट? तो इसका राइट आंसर क्या है? नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो आप एक पार्टिकल को डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल अगर लिखते हो तो ये गलत स्टेटमेंट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी तो अर्थ की वजह से ना, तो अर्थ इज 180 जूल, ये भी गलत है। राइट स्टेटमेंट क्या है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड अर्थ। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइंड है ही नहीं। ये डिफरेंस को तो गोली मारो पहले, वो तो बात की चीज है। मान लीजिए जीरो, हमने जीरो सेट कर दिया ना, तो जीरो सेट करने के बाद पूछ रहे हैं, उसके बाद भी पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक सिंगल पार्टिकल के लिए नहीं होती है। इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द सिस्टम, इट कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर अ सिंगल पार्टिकल। यानी अगर पूछा जाए कैन आइसोलेटेड पार्टिकल है पोटेंशियल एनर्जी, तो आइसोलेटेड पार्टिकल किसको बोला जाए? आइसोलेशन कोविड में सब लोग समझ गए हैं आइसोलेशन क्या होता है। नहीं, अभी भी नहीं समझा कोई है? सबसे अलग मतलब कोई बातचीत करने वाला कोई नहीं, तो आइसोलेटेड पार्टिकल कौन हुआ? इससे किसी को कोई मतलब नहीं, पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है। क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है? हो ही नहीं सकती। क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? यस, सिंगल पार्टिकल कैन हैव अ काइनेटिक एनर्जी बट द सिंगल पार्टिकल कैन नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी। के लिए कम से कम 2 पार्टिकल्स चाहिए, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। ग्रेविटी के केस में वो 2 ऑब्जेक्ट्स कौन है? एक वो पार्टिकल 3 किलोग्राम का, और दूसरा अर्थ जो ग्रेविटी एग्जर्ट करने वाली है। आइसोलेट का मतलब क्या है? ये थोड़ी है जो आइसोलेट हो गया उसको हम देख नहीं सकते। आइसोलेट का मतलब उसके ऊपर फोर्स नहीं है कोई। आइसोलेटेड पार्टिकल मतलब अकेला पार्टिकल, अकेला पार्टिकल। एक बार बताइए, इधर आओ। नहीं, अरे आओ, मारेंगे थोड़ी भैया। नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा यार, आओ, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे। नहीं उधर ही, अच्छा उधर ही आ, ठीक उधर ही आ। अरे आओ, कोई एक्टिविटी करवानी तुमसे। अच्छा वही खड़े हो जाओ, ठीक है। पकड़ो, ऐसी बेल्ट पहने हो कि नहीं? तो बेल्ट नहीं पहनते, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे पकड़ो, पैंट पकड़ो अपनी और उठाओ अपने आप को, लगाओ ताकत, लिफ्ट और लगाओ, इतनी लगाओ कि तुम जमीन से ऊपर चले जाओ। नहीं हो सकता? तो तुम अपनी कमर पकड़ के अपने आप को नहीं उठा सकते? नहीं लगा सकते ना, एक बॉडी खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते ना। आप एक बॉडी हो कि नहीं हो? जिंदा हो। तो जब आप अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते हो
भाई आप दूसरे की बॉडी पकड़ के उसको उठा सकते कि नहीं? उठाया ही होगा। नहीं, तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा सकती है खुद के ऊपर, तो एक अकेला पार्टिकल कैसे फोर्स लगाएगा अपने ऊपर? आइसोलेटेड पार्टिकल मतलब देयर इज नो फोर्स, और जब फोर्स है ही नहीं तो वर्क नहीं होगा। वर्क नहीं होगा तो कहाँ से डिफाइन करोगे पोटेंशियल एनर्जी को? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। मतलब कि अगर हम ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 180 जूल है, तो ये किसी के देखिए काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टर्म नहीं है भाई। ये दो चीजों, दो पार्टिकल्स के बीच में डिफाइन किया जाता है। जैसे हमने कहा स्प्रिंग वाली एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए। सर अभी जैसे कॉपी कर लें सर? अभी तक किया नहीं कॉपी? नहीं सर, आपने कहा था ना कि अभी मत करना। कर लो भैया, कर लो। स्क्रीनशॉट है ये तो यार, सर 1 मिनट। बाद में आराम से देखना। अभी बता रहे हैं ना, मतलब नोट पॉइंट ये है दैट, ये नोट में ये लिखना है हाँ कि आइसोलेटेड पार्टिकल, मतलब ऐसे लिखो आप, वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर, ये नोट पॉइंट्स कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं। वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर आइसोलेटेड पार्टिकल। कभी कभी पेपर में ट्रू फॉल्स आता है, ऐसा रीजन आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए है ये। दूसरा पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is only for a system। अब सिस्टम का मतलब यहाँ पर किससे है? कौन से दो पार्टिकल? नहीं, अर्थ नहीं, वो दो पार्टिकल जो फोर्स लगाएंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स participating in action of the force, participating in action of force। जैसे मान लो आपसे कहे कि एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट 100 है न्यूटन पर मीटर, और ये 20 सेंटीमीटर एलोंगेटेड है। 20 सेंटीमीटर एलोंगेटेड है बिकॉज ऑफ सम पार्टिकल इससे जो अटैच, मतलब एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिस वजह से स्प्रिंग 20 सेंटीमीटर एलोंगेट कर दी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे? स्प्रिंग है, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे इसमें? देखो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। जरा कैलकुलेट कर ले कितना आएगा। हाफ के एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट कर ले तो इट इज हाफ के की वैल्यू 100 और एक्स 20 सेंटीमीटर है, तो 0.2 का स्क्वायर तो 2 जूल्स। ये एक ऑप्शन हो गया, मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बी वाला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज 2 जूल्स। सी ऑप्शन कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस पार्टिकल, ये 2 जूल है। सही स्टेटमेंट बताओ। ये बोल देता है, ये सिंगल के लिए होता ही नहीं कभी। स्प्रिंग सिंगल है, पार्टिकल सिंगल है, कम से कम दो चीजें चाहिए आपको मिनिमम। थियोरेटिकल कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका, लेकिन थ्योरी वाइज क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं।
क्लियर हुआ है चीज? आपको इस एग्जांपल जो भी इनके साथ किया गया था उससे ये भी क्लियर हो गया होगा कि पार्टिकल कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन इटसेल्फ। दुनिया में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो खुद के ऊपर फोर्स लगाए, तो एक दूसरी बॉडी भी चाहिए हमें। और इसीलिए न्यूटन की थर्ड लॉ है कि फोर्स हमेशा दो बॉडीज के बीच में लगेगा, तो अगर ए ने बी पे लगाया होगा तो बी ने ए पर भी, सिंगल फोर्स नहीं होती कभी, राइट है? भाई ऑनलाइन वाले लोग लिख लिया आपने? यस 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 Yes, सर। sir. ये सर ओके, तो ये हो गया सब कुछ मतलब अबाउट पोटेंशियल एनर्जी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आइए एक टॉपिक है कॉल्ड एज वर्क एनर्जी एंड थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो हमारे फिजिक्स में क्या होता है ना कि जो इसके पहले वाले चैप्टर्स थे, मतलब जब तक ये कंसेप्ट आया नहीं था, अराउंड 1600 के आसपास जब न्यूटन थे, 1600 1650 के नियर अबाउट, तो ऐसा माना जाता था कि तब जो फेमस चैप्टर्स थे वो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर फेमस था और लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर। तो उसका एक एग्जांपल देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाए कि 20 मीटर की हाइट है और वहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो 10 मीटर पर सेकंड पर और एट 60 डिग्री एंगल, प्रोजेक्टाइल वाला केस, तो बताइए इसकी फाइनल स्पीड क्या बनेगी? तो मेथड क्या था सॉल्व करने का, इसकी स्पीड को निकालने का मेथड याद है किसी को? प्रोजेक्टाइल में मतलब ये फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी और ये कितने एंगल पर आएगा, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं? कौन सी इक्वेशंस यूज करते हो वेलोसिटी को निकालने के लिए? कंपोनेंट वाला कि एक एक्स डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है वो तो करेंगे, बट किन इक्वेशंस के साथ करोगे? इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी? u प्लस ए टी वाली या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाली? हाँ राइट, यही सब मेथड है। तो ये कितना झंझट वाला काम नहीं लगता? मतलब ये सब कौन करे? हम लोग आलसी आदमी, मतलब कंपोनेंट भी हम ही करें, इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम ही लोग लगाएं, और फिर हम ही लोग सॉल्व करके ये बताएंगे कि v कितना आएगा और अल्फा कितना आएगा। ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो इसी का एक सिंप्लीफाइड मेथड निकाला गया और इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? वर्क एनर्जी मतलब थ्योरम। ये थ्योरम बेसिकली प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए बनाई गई है। और अ सिंपल वे टू फाइंड द स्पीड। सर डेफिनेशन लिखना है। नहीं, मतलब आपको समझना पड़ेगा ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम को हम क्यों पढ़ रहे हैं। ओके सर। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम फिजिक्स में नहीं होती तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते? समझे आप? तो इस थ्योरम ने क्या किया, इस टाइप की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थे, एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी, और मैं एग्जांपल अभी सॉल्व करके भी दिखाएगी आपको। इस टाइप का कोई फिगर दे दिया जाए, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दें, यहाँ पर एक मास लगा दें, यहाँ पर एक पुली अटैच कर दें, यहाँ एक और पुली अटैच कर दें, यहाँ पर भी एक मास लगा दें, इसको ऊपर ले करके एक और पुली से अटैच करके यहाँ भी एक मास लगा दें। है कॉम्प्लिकेटेड फिगर ये। अब मैं आपसे कहूँ कि 2 मीटर नीचे चले गए, बताओ इसमें क्या स्पीड आएगी? तो 2 मीटर नीचे जाने के बाद इसमें क्या स्पीड आएगी, ये क्वेश्चन देखते ही हम छोड़ देंगे इसको और क्या करेंगे? भाई पहला थॉट तो यही आएगा, छोड़ो यार, जिसको जहां जाना है जाने दो। अच्छा थोड़ी हिम्मत आई मान लो, तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर कंस्टेंट इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम उसके बाद सॉल्व कर भी लेंगे मान लो एक्सेलरेशन, तो फिर हम उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ये फिर आपको नहीं लग रहा बहुत लेंथी प्रोसेस होती जा रही है?
तो इन सब को हम कट कर सकते हैं बाय सिंपल मेथड नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या कहता है कि इतना लफड़े में क्यों फंस रहे हो आप, सीधा सीधा कर दो, वर्क बाय ऑल फोर्सेस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही थ्योरम कहता है कि आप सारी वर्क कैलकुलेट कर दें एंड इट शुड बी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लोगों ने पूछा ऐसे कैसे मान ले भाई कि वर्क बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगी। तो प्रूफ भी दिया गया इसका प्रूफ भी है, और वो प्रूफ ऐसे है, न्यूटन कह के गए थे कि वर्क डन द फोर्स, जो नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल, किसके बराबर बोला था उन्होंने? मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए, तो एक्सेलरेशन को हम और क्या लिख सकते हैं? v, अगर वन डायमेंशन में चल रहा है मान लीजिए, v dv बाय dx मान सकते हैं काइनेमेटिक्स के हिसाब से। dx को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर कर दीजिए, नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dx शुड बी m इंटू वी dv। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ 0 से x मान लेते हैं और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक। लेफ्ट हैंड साइड अभी भी बताइए डेफिनेशन के हिसाब से ये कौन सी क्वांटिटी बनती है? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स क्या हो जाता है? वर्क, वेरिएबल होगा वर्क मान लीजिए। और राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन है v टू दी पावर 1 dv, v स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई 2, और उसके अंदर जब लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, यही थ्योरम है कि दैट वर्क डन शुड बी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट वर्क किसी एक फोर्स का नहीं लेना होगा आपको, जितनी फोर्स लगी है सबका वर्क मिले, ऑल फोर्सेस। बॉडी नहीं पार्टिकल, बॉडी और पार्टिकल में फर्क होता है। ये पार्टिकल में भी मास होता है। पार्टिकल और बॉडी में डिफरेंस दूसरा है। पार्टिकल एक ट्रेन पार्टिकल है कि बॉडी है? ट्रेन पार्टिकल है कि बॉडी है? एयरप्लेन, आप बॉडी हो। चलिए किसी दिन फ्लाइट में, चलिए फ्लाइट में, और फ्लाइट जब बिल्कुल हाइट पे हो तो आपको दिखाते हैं कि आप पार्टिकल हो कि बॉडी हो। कितने साइज के दिखोगे? दिखोगे ही नहीं। तो अगर बॉडी है तो क्यों नहीं दिख रहे हो आप? ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आप कितनी दूर से देख रहे हो। जो रात में टिम टिम तारे देखते हो, छोटे छोटे दिखते हैं ना, बिल्कुल डॉट टाइप के, वो डॉट है एक्चुअल में, बड़े बड़े स्फीयर्स हैं, बट क्योंकि आप इतने डिस्टेंस उनको व्यू करते हो कि वो छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं, तो वो आप कहते हो पार्टिकल है। एक्चुअली बॉडी और पार्टिकल में डिफरेंस प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन का है। एक ट्रेन 5000 किलोमीटर चली गई, अब बताइए ट्रेन को बॉडी माने कि पार्टिकल माने? 5000 किलोमीटर के कंपेयर में ट्रेन की लेंथ को क्या कर सकते हैं? कितनी बड़ी ट्रेन होगी, कितनी लंबी ट्रेन होगी? 2 किलोमीटर की। तो आप क्या कर सकते हो, 5000 किलोमीटर के कंपेयर में उस ट्रेन की लेंथ को नेगलेक्ट कर सकते हो, तो ट्रेन इज कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल। ये इसलिए कोई इसको बड़ा टफ है पार्ट। और ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम जो अभी आप पढ़ रहे हो वो किसके लिए पढ़ रहे हो? बॉडी के लिए पढ़ रहे हो या पार्टिकल के लिए पढ़ रहे हो? पार्टिकल मतलब जिसमें साइज ना हो कोई, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा मास जिसमें जिसमें ना कोई लेंथ है, ना कोई वॉल्यूम है, ना कोई एरिया है। सर आपने फॉर पार्टिकल लिखा है ना? हाँ, वो स्क्रीन कट हो गई है। मतलब है सर एवरी ऑब्जेक्ट कैन बी पार्टिकल। यस, ठीक है, प्रूफ क्लियर हुआ। अब ये बताइए, ये जो प्रूफ है किसके लॉ को यूज करके प्रूफ किया जा रहा है? इसीलिए इसको लॉ नहीं कह सकते आप, बिकॉज ये खुद किसी और लॉ से डिराइव हो रहे हैं। और उसमें आइए ऑब्जेक्टिव 1 से पहले में 7th नंबर क्वेश्चन, HCV शॉर्ट आंसर से 7th नंबर क्वेश्चन। HCV
शॉर्ट आंसर 7th नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स का 7th नंबर क्वेश्चन आपके सामने वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ है और वहां पर कह रहे हैं कि क्या इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। क्यों? तुम फंस जाओगे, तुम अगर ऐसा नहीं पेपर हुआ तो पक्का फेल होगे, पक्का फेल होगे। तुम अपने अलग ही रीजन बनाते हो, तुम लगता है न्यूटन खानदान से ही हो कि भाई उन्हीं की कोई जनरेशन चली आ रही है। सर एक बार क्वेश्चन नंबर रिपीट कर दीजिए। एक 7th क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर का 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन का बेस क्या है? तो क्या ये लॉ इनवैलिड है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये लॉ वैलिड है? तो फिर जो लॉ वैलिड नहीं है उसके बेस पर किया गया डेरिवेशन भी वैलिड नहीं होगा। आंसर इज नो, इट इज नॉट वैलिड। बट मुद्दा फिर ये आता है कि न्यूटन लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड नहीं है। ये न्यूटन ने कहा था कि हम लोग कह रहे हैं? ये किताब वाले कह रहे हैं? कौन, किसने कहा था ये? अब उनसे तो हम लोग मिले नहीं आज तक। एक बार बताओ, इनसाइड लेफ्ट एक पार्टिकल मान लीजिए एम मास की, क्वेश्चन लिखो यार जल्दी। एक लेफ्ट में पार्टिकल है, उसमें स्ट्रिंग है और लेफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है। लेफ्ट, उसके अंदर पार्टिकल छत से लटक रहा है ऐसे, राइट, और साथ में वो लेफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है। हमें इसके अंदर टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने को पूछा गया कि बताइए क्या आएगा। टेंशन फोर्स निकालना है मेरे को, रुकिए तो 1 मिनट। आंसर तो आ जाएगा, आंसर मुझे पता आएगा, बट उस बात को समझो। तो हम इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं बाय अ फ्रेम ऑफ ग्राउंड। बताइए इसके हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? ग्राउंड वाले से पूछे कि इस मास के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, तो इनका ये कहना है कि इस मास के ऊपर एक mg की फोर्स होगी और कैपिटल T की फोर्स होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इनसे अगर ये पूछा जाए कि तुमको ये मास स्टेशनरी दिखाई पड़ रहा है कि चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इनका ये कहना है कि भाई मुझे तो ये मास ऊपर जाता हुआ दिख रहा है एक्सेलरेशन से, तो इसमें अपवर्ड एक्सेलरेशन है। तो इनसे कहा गया आप न्यूटन की कौन सी लॉ यूज करने जा रहे हो? तो इनका कहना है कि क्योंकि मुझे ये मास एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता हुआ दिख रहा है, तो मैं सेकंड लॉ यूज करूंगा। कर लूं, क्या है सेकंड लॉ? तो उस हिसाब से लिखेंगे T माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस हिसाब से इन्होंने टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर दिया, एम ए प्लस जी। अब ये सारी प्रॉब्लम एक पर्सन इनसाइड में बैठ के सॉल्व करे, अगर दूसरा कोई पर्सन अब इनसे क्वेश्चनिंग करते कि तुम्हारे हिसाब से इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, तो इनसे कहा गया तो इन्होंने कहा कि मेरे लिए तो ये फ्री बॉडी डायग्राम। इनसे पूछो कि तुम बताओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, तो इन्होंने कहा है mg कैपिटल T, और क्योंकि ये लेफ्ट के अंदर है जो एक्सेलरेट कर रहा है, थ्योरी आप पढ़ चुके हो इसकी, तो ये एक और फोर्स दिखाएंगे इसमें, स्यूडो फोर्स। किधर की तरफ? तो इन्होंने कहा कि यार मेरे फ्री बॉडी डायग्राम में 3 फोर्सेस है, बाहर वाला कह रहा है कि नहीं 2 ही फोर्स है फ्री बॉडी डायग्राम में, ये कह रहे हैं 3 फोर्सेस है। सही कौन है? दोनों सही, दोनों सही है, अपनी अपनी जगह पे दोनों सही है। फिर इनसे ये पूछा गया कि तुमको वो मास चलता हुआ दिख रहा है कि रुका हुआ दिख रहा है?
तो इनका इनका कहना है कि ये मास मेरे सामने है, रुका हुआ है, इसलिए मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ यूज करूंगा और फोर्स बैलेंस करेंगे। तो टेंशन बराबर एम ए प्लस जी ये हो जाएगा। तो इसने भी तो न्यूटन लॉ लगाई। अभी हम कह रहे थे कि न्यूटन लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड नहीं, कह रहे थे ना अभी। तो ये कौन सा लॉ यूज कर रहे हो आप? तो जब वैलिड नहीं था तो क्यों यूज किया फिर? हम लोगों ने उसको वैलिड करने के लिए सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट यूज। तो आप ये कह रहे हो कि हमने स्यूडो फोर्स लगा लिया इसलिए वैलिड हो गया वो। तो स्यूडो फोर्स लगा करके क्या न्यूटन लॉ वैलिड हो गया फिर? आराम से समझिएगा, स्यूडो फोर्स लगाने से न्यूटन लॉ वैलिड नहीं हुआ है। अभी भी मैं यही कहूंगा कि न्यूटन लॉ इनके लिए वैलिड नहीं है। बट क्या है कि स्यूडो फोर्स लगा करके और जबरदस्ती न्यूटन लॉ लगा करके आप अपना आंसर खाली मैच करवा रहे हो उससे, और कुछ नहीं कर रहे हो। ये कभी मत कहिएगा कि न्यूटन लॉ वैलिड हो गया है। वैलिड अभी भी नहीं है वो, लेकिन कुछ जुगाड़ कर रहे हैं एक तरीके से कि भाई आपने स्यूडो फोर्स लगा दिया और जबरदस्ती न्यूटन लॉ लगा रहे हो, और ले दे करके आप वही आंसर ले आए जो आंसर इनका आ रहा था। क्लियर हो गया आपका? तो आंसर अगर पूछा जाए कि इज न्यूटन लॉ वैलिड इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, बड़ा बड़ा नो लिख रही है। दो, अगर पूछा जाए कि फिर हम स्यूडो फोर्स क्यों लगाते हैं, न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए या फिर आंसर लाने के लिए? ओनली फॉर आंसर, ओनली टू, हाँ बस आंसर लाने का मेरा पर्पस था, कुछ और नहीं। लेकिन आंसर लाने के लिए लॉ कौन सा यूज किया? जी गोलमाल है सब ये। वैलिड नहीं था, स्यूडो फोर्स लगा दिया, जो चीज वैलिड नहीं थी वो भी यूज कर दी, इनवैलिड चीज यूज की हमने और हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या ये काम नहीं कर सकते कि अगर हम स्यूडो फोर्स लगा करके न्यूटन लॉ को वैलिड करवा सकते हैं, तो क्या हम स्यूडो फोर्स लगा करके वर्क एनर्जी थ्योरम को वैलिड नहीं करा सकते? आंसर है यस। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम थ्योरी वाइज इनवैलिड हुए। इनवैलिड है कहां पर? NIF कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब ये कुछ वैसा नहीं हो गया कोई काम करना है इलीगल है फिर भी आप उस काम को कर लीजिए, तो आपके वो काम कर देने से लीगल थोड़ी हो जाएगा। मर्डर करना इलीगल है, फिर भी हम मर्डर कर दें और जाके कह दें कि अब तो लीगल हो गया। इनके लिए न्यूटन लॉ लगाना इलीगल है, फिर भी ये न्यूटन लॉ लगा रहे हैं, तो क्या मान लें कि वो फिर लीगल हो गया आज से? अभी भी इलीगल है। बट ठीक है, आपने लगा दिया, अच्छी बात है, आपका आंसर भी आ गया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्लियर हुआ है चीज? तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाएंगे कहाँ पर? इनर्शियल फ्रेम में। अब इसको नोट करना। दो, वर्क एनर्जी थ्योरम इज इनवैलिड, the work energy theorem is invalid in the non inertial frame. Work energy theorem is valid in non inertial frames, Yes. but to solve problems, pseudo force का concept सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है और कुछ नहीं होता है। To Yes. solve problems in easier way, to solve problems in easier way, we can involve a pseudo force. We can involve a pseudo force Yes. in finding the work done. In finding the work done. In finding the work done. ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो कौन सा आएगा। खोलिए एक्सरसाइज ओपन करो, एक्सरसाइज ओपन करिए।
अब ये दूसरा कंसेप्ट हो गया आपका यार, वर्क बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन। लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, फिगर नहीं है उसमें, बनाओ फिगर बनाओ उसकी अपने आप, क्वेश्चन पढ़ो अपने आप फिगर बनाओ। लास्ट क्वेश्चन 64 है शायद। सर a smooth sphere of radius capital R. हाँ नहीं बनाई, हाँ हाँ बिल्कुल, डायग्राम बनाओ अपने हिसाब से, देखो Okay, तुम्हें sir. कितना पढ़ना लिखना आता है कि नहीं, देखिए। क्वेश्चन रीड करें और ट्राई करिए कि जो क्वेश्चन पढ़ा है उसको डायग्राम में कन्वर्ट किया जा सके। फिजिक्स में लैंग्वेज को जब डायग्राम में कन्वर्ट करना सीख जाओगे तो आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। कोई ऐसा वर्ड तो नहीं क्वेश्चन में जो समझ ना आ रहा हो? हाँ ये सब जरूरी होता है, पहले आप इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा, कोई बात है, हाथ खड़े कर दो, नहीं आ रहा। कोई ऐसा वर्ड जो तुम्हें लग रहा है कि यार इस वर्ड का मतलब मुझे नहीं मालूम। ट्रांसलेट वर्ड करने का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पर मूव करना है, क्योंकि एक होता है रोटेशन, मतलब रोटेट करना। तो ट्रांसलेट मतलब सीधा चलना। तो शायद इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है ना कि एक स्फीयर है, अच्छा वो भी फ्रिक्शन है कि नहीं, कहीं लिखा, उसको लिखा है एक वर्ड। हाँ तो ये फ्रिक्शन नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। पार्टिकल लिखा है कि सिस्टम लिखा है? हाँ तो ये सब ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट करने वाले पॉइंट से। मास वास कुछ गिवन होगा उसका, m मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस स्फीयर को ट्रांसलेट किया गया है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, लिखा है उसमें। एक्सेलरेशन के पहले भी एक वर्ड लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे आखिरी में पूछा क्या गया है? फंक्शन वंक्शन तो निकाल देंगे, बट स्पीड निकालनी है ना विद रिस्पेक्ट टू। ये सबसे बड़ी हिंट है कि आपको फ्रेम कौन सा चूज करना है। तो बुक में खुद कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, इसका मतलब स्फीयर आपका फ्रेम है। और वो एक्सेलरेट भी कर रहा है, तो ये किस टाइप का फ्रेम हो गया? यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्वेश्चन है ये। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्वेश्चन। ये बताओ इस पार्टिकल पर कौन कौन सी फोर्स दिखाई जाएंगी अब? अगर आप लिस्ट तैयार करिए कि इस पे कौन कौन से फोर्स होंगे, उनकी लिस्ट तैयार करते हैं। तो पहला तो mg, नॉर्मल और फ्रिक्शन होगा? नहीं होगा, स्यूडो तो होगा, क्योंकि स्फीयर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो स्यूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। और कोई? बस? ये कौन सी डायरेक्शन में होगा? ये कौन सा स्यूडो किधर होगा? इसको छोड़ दीजिए, चेक कर लीजिए, लिस्ट कंप्लीट हो गई ना आपकी फोर्सेस की। तो थ्योरम कहती थी कि वर्क बाय ऑल फोर्सेस, तो ऑल फोर्सेस के लिए पहले लिस्ट तैयार कर लो आप। अब एक एक करके सबका फोर्स निकाल लेते हैं, सबका वर्क निकाल लेते हैं। तो मान लिया कि ये स्लाइड करके थीटा एंगल पर आ गया और इसमें कुछ v स्पीड आ गई, तो एक एक करके वर्क निकालिए, क्योंकि हमको सबका वर्क चाहिए, जितनी भी फोर्स है सबके वर्क चाहिए। mg का भी वर्क चाहिए, नॉर्मल का भी वर्क चाहिए, स्यूडो फोर्स का भी वर्क चाहिए। mg का वर्क, अब एक बार फिर वही वर्क वाली चार्ट आएगी, उसमें लिखा गया है mg का वर्क कैसे निकाला जाता है।
बोलो जल्दी बोलो, mg का वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, mg के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं? हाइट। हाइट फास्ट करो। तो mg का वर्क निकालने के लिए mg को हाइट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हाइट यहां से यहां तक कितनी हुई है? हाइट का मतलब ये पॉइंट, ये h है, ये रेडियस r है। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री अपने आप लगाइएगा, ये r माइनस r cos थीटा है। अब ये कैसे आएगा, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ इसके ऊपर। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह दिमाग लगाओ। तो ये पूरा आर है, ये आर है, तो इसका ये आर कॉस थीटा, वो ये हो गया ग्रेविटी का वर्क। नॉर्मल का वर्क 0 हो गया। क्लास का नोट्स याद करिए, नॉर्मल का टोटल वर्क 0 होता है। स्यूडो फोर्स का वर्क, स्यूडो फोर्स है कितना? ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल? क्योंकि ए कांस्टेंट है, स्यूडो फोर्स कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालने का तरीका एफ एस कॉस थीटा। लेकिन लेक्चर 1 याद करिएगा, एक और बात बताइए कि किसी कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालने के लिए उस फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। लेक्चर 1 में है। तो स्यूडो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है कि वर्टिकल डायरेक्शन में? तो आप इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये बनेगा, बट ये नहीं चाहिए मेरे को, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए ये वाला, विच इज r sin थीटा। डे 1 का कंसेप्ट है ये, उसमें ये सब चीजें बताई गई हैं। ये सारे वर्क मिला करके ऐड कर देते हैं, टोटल वर्क आ जाएगा mgr 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mar sin थीटा, टोटल वर्क। और थ्योरम कहता है कि इट शुड बी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, एक लाइन में v आ जाएगा। वो वर्क वाली चार्ट भाई साहब आप उसको रट डालो बिल्कुल। तुम देखो, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो भी वर्क की जरूरत है, वर्क एनर्जी थ्योरम चाहिए तो भी वर्क ही चाहिए। वर्क के बिना इस चैप्टर में कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई बाद में कर लेना। पेज 133, पेज नंबर 133, प्रॉब्लम नंबर 21, प्रॉब्लम 21, Yes, yes. पेज नंबर 133, प्रॉब्लम नंबर 21। बच्चा उसका आंसर बाद में लाना, इसको क्वेश्चन करते जाओ। 21 21 2 1 21 में प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या कर रहा है, सोच के देखिए ना। अभी समझाया नहीं आपको कि अब चीजें आसान करेंगे, प्रोजेक्टाइल को दूसरे तरीके सॉल्व करेंगे। कितनी हाइट से बॉडी को फेंका जा रहा है? ठीक है, फेंक। कुछ मास वास नहीं दिया है। कितनी, किस डायरेक्शन में? अच्छी बात है, डायरेक्शन का कुछ अता पता नहीं है इसमें, कहाँ है जगह। और निकालने को क्या दिया है? क्या बनेगी यहाँ पर?
तो यही भी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहे थे कि इन क्वेश्चंस को करने का तरीका अगर पुराना देखे जाए काइनेमेटिक्स में तो बड़ा लंबा मेथड था वो, अब वो आसान हो गया। इस पे फोर्स कौन सी लग रही है? सिर्फ ग्रेविटी। वर्क बाय ऑल फोर्सेस का मतलब किसका वर्क चाहिए आपको? ग्रेविटी। वर्क बाय ग्रेविटी एंड शुड बी चेंज ऑफ ग्रेविटी का वर्क। ये फॉर्मूला फिर से देखो, 40 मीटर का डिस्टेंस हो रहा है यहाँ पर, तो ग्रेविटी की वर्क का फॉर्मूला mg इंटू 40, और ये वर्क पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? mg भी नीचे आ रहा है, पार्टिकल भी नीचे। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर और माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी माइनस करेंगे। एक लाइन का क्वेश्चन था, वो प्रोसेस खत्म हो गया कि कंपोनेंट u प्लस ए टी ये सब चला गया। आंसर में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को जीरो इंटरेस्ट होगा। मैं तुमको मेथड में बता रहा हूँ, जी को 10 मान लीजिए, जो भी आंसर आना होगा आ जाए। ठीक है, बोलो भाई, आपको डिफरेंस समझ में आया कि जो मेथड पहले लगाते थे वेलोसिटी निकालने का, उससे कहीं ज्यादा आसान मेथड नहीं लग रही है। ना कंपोनेंट करने हैं, ना u प्लस ए टी, ना काइनेमेटिक्स, कुछ नहीं है इसमें। एक लाइन वर्क बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक बार बताओ, इस क्वेश्चन में इसका डायरेक्शन नोन था कि अननोन था? तो ये भी अपने आप में एक मैसेज है। ये एक मैसेज देखो क्या है। चालीस मीटर की हाइट से आप एक पार्टिकल को थ्रो करिए। एक को हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ थ्रो करिए 50 मीटर पर सेकंड से, एक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करो 50 मीटर पर सेकंड से, और एक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करिए 50 मीटर पर सेकंड से। इनमें से किसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा आएगी? समझ गए इसको? तुम बच्चों बैठे रहो। पूछा तुमसे टाइम ऑफ फ्लाइट कर रहे हैं। तो ऐसे पूछा जाए कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा आएगी, तो अगर अगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहा होता तो आपके 21 वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया होता। बिना डायरेक्शन के आंसर आया था ना आपका। तो डायरेक्शन कुछ भी रही होगी, सेम आंसर आएंगे। दैट मीन्स क्लियर है, v1 शुड बी v2 शुड बी इक्वल टू v3। ए ऑप्शन बी पे आइए। मतलब कि फाइनल स्पीड इस बात पर तो डिपेंड करेगी नहीं कि इनिशियली कितने एंगल पर फेंका गया था उसको। फाइनली ये θ1 एंगल पर आता है, ये θ2 एंगल पर आता है, ये θ3 एंगल पर आता है। इन एंगल्स में कौन ज्यादा होगा? फाइनल स्पीड बराबर हुई, इसका क्या रीजन है? किस बेसिस पे कह रहे हो कि v1 v2 v3 बराबर आएगा? मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। तो अब सबके पीछे लॉजिक होना चाहिए ना, तभी तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं बार बार कह रहे हैं, करेक्ट रीजन पता होना चाहिए, बिकॉज ग्रेविटी तीनों केस में सेम वर्क करेगी, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी सेम आना चाहिए। और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सेकंड पार्ट, थीटा 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 में से कौन सा थीटा ज्यादा आएगा? मान लीजिए ये एंगल आपका, सपोज ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ऐसे रैंडमली चूज करें। 30 60 मान लेते हैं।
तो प्रोजेक्टाइल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा आपको, वो चेंज नहीं हो सकता कभी। तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस पॉइंट पर, वो आएगा 50 cos 30 √3/2, और इस v1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v1 cos θ1, दोनों बराबर आने चाहिए। 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम आने चाहिए, तो ये बराबर आना चाहिए v1 cos θ1, यानी इसको अगर हम v1 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, cos θ1। सेकंड केस में इस 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, तो ये 50 अपने आप में ही हॉरिजॉन्टल है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 50 ही रहेगा, और बराबर है v2 cos θ2, तो डिवाइडेड बाय v2। सिमिलरली यहाँ पर इस 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 50 cos 60, यानी कि 50/2 एंड डिवाइडेड बाय 50/2 and divided by v3. Now this is cos of, और v1 v2 v3 सब बराबर है, ये वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर सबके सेम है, न्यूमरेटर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ये 50 √3/2 है, ये 50 है, ये 50/2 है, हाईएस्ट न्यूमरेटर। ठीक है, तुमको टोक रहे भाई साहब, हम तुमको पता नहीं क्या है। एक रिसीवर बन के बैठे क्लास में, आइडल रिसीवर बीच में बोलता नहीं कभी। हम बता देते, सारा फ्लो डिस्टर्ब कर देते लोग। मतलब कोई चीज समझाने के मूड से बैठो कि ये कंसेप्ट समझाना है और इस तरीके से समझाना है, डिस्टर्ब कर देते पहले ही। v1 v2 v3 मतलब सबके डिनोमिनेटर सेम है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ cos θ2 सबसे बड़ा है, उसके बाद किसका नंबर आएगा, cos θ2 इज हाईएस्ट, देन उसके बाद ये 25 √3 आएगा, वहां 25 आएगा, तो इसके बाद लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जब cos की वैल्यू बड़ी होती है तो एंगल छोटा होता है, cos 0 डिग्री 1 है और 90 डिग्री 0 है, बड़े एंगल के cos की वैल्यू छोटी होती है, तो एंगल्स में अपोजिट रिलेशन आएगा, ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यही सब एमसीक्यू बनते हैं, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन। जेई एडवांस के पेपरों में जब जाते हैं तो यही सब ऑप्शन बन जाते हैं। द फाइनल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल डायरेक्शन, करेक्ट। द फाइनल एंगल इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल डायरेक्शन, इनकरेक्ट। ये एंगल तो डिपेंड कर रहा है ना कि यहाँ पर क्या एंगल यूज किया गया, ठीक है, आपकी स्पीड नहीं डिपेंड कर रही है बट डायरेक्शन डिपेंड कर रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक अगला क्वेश्चन इसी में, हटाए भाई इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं प्रॉब्लम नंबर 21 को ही अलग तरीके से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड वर्जन है।
अगेन 40 मीटर हाइट, यहाँ भी 40 मीटर की हाइट। यहाँ पर हमने 2 किलोग्राम का एक पार्टिकल थ्रो किया है 50 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पर 5 किलोग्राम का एक पार्टिकल थ्रो किया है 50 मीटर पर सेकंड से इन सम अदर डायरेक्शन। ये ग्राउंड पर v1 वेलोसिटी से आया और ये ग्राउंड पर v2 वेलोसिटी से आया। बताइए कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है? तो फिर समझ जाओगे। 21 को, हाँ 21 जब सॉल्व किया था तो मास कैंसिल हो गया था, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, चाहे वो 2 किलोग्राम हो चाहे वो 5 किलोग्राम हो, इवन इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। तो फिर से मेरा आंसर क्या आएगा? v1 बराबर, आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। बट मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर जो फाइनल एंगल बनेगा वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं आएगी यार। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइट ऑब्जेक्ट एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड इन ग्रेविटी, तो हु विल हैव मोर स्पीड। तो लाइट और हैवी से क्या मतलब है? हमें कैलकुलेशन करते वक्त तो मास कैंसिल हो गया, और जनरल थॉट क्या आता है कि भारी चीज जल्दी आ जाएगी। एक जनरल दिमाग में थॉट यही आता है कि जो भारी चीज होगी, पत्थर फेंकेंगे तो जल्दी गिरेगा, पेपर फेंकेंगे तो लेट में गिरेगा। और कैलकुलेशन कुछ और ही कह रही है, वो कह रहा है कि हल्का हो चाहे भारी हो, क्या दिक्कत है? आई बात समझ में? और एग्जाम्पल देखते एक और। तो 21 एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको हाईलाइट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें इस तरीके से है कि एक 4 kg पार्टिकल को हम लोगों ने वर्टिकली थ्रो किया। 4 kg पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with 20 meter per second. A 4 kg particle is projected vertically upward with 20 meter per second, and the maximum height is 15 meter. The maximum height is 15 meter. Find the work by air resistance. Find the work by air resistance. Find the work by air resistance. Let me try. थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए? देखो, थॉट प्रोसेस डेवलप करिए, क्योंकि तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि भाई टीचर 4-4-5 क्वेश्चन करा पाऊंगा मैं ज्यादा से ज्यादा, हम 5 कराएंगे तुम्हें 50 कराने पड़ेंगे, तब तुम्हारा ब्रेन हमारे ब्रेन के लेवल पर आएगा ना। फिर आप लोग को ये नहीं सोच, आप ये कभी नहीं सोचते हो कि मतलब जो पढ़ा रहे हैं उनको कैसे मालूम चल जाता है कौन सा मेथड लगाना है, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं हमें वो मेथड डायरेक्ट मालूम नहीं चलता है। देखिए, वर्क का आप मानो चाहे ना मानो, वर्क के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो फर्स्ट थॉट आती है आपके माइंड में, वो यही आती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप चाहे माने चाहे ना माने इसके बारे में, जब भी वर्क किसी क्वेश्चन में देखते हो तो सबसे पहले दिमाग में ये घूमता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय
डिस्प्लेसमेंट, और इसमें कोई गलती नहीं है। क्या इस थॉट से यहाँ पर आंसर आएगा आपका? क्या दिक्कत है नहीं, सर। उसमें? प्रॉब्लम क्या है? डिस्प्लेसमेंट मालूम नहीं है क्या आपको? क्वेश्चन में बताया तो गया कि 15 मीटर ऊपर गए, बट क्या आपको रेजिस्टेंस की फोर्स दी गई है इस क्वेश्चन में? तो आपका थॉट गलत नहीं है, बट क्या है कि फोर्स क्वेश्चन में दिया ही नहीं आपको, इसलिए हम इसके थ्रू आंसर नहीं। तो सेकंड थॉट लाओ कि अब क्या करना चाहिए। ये सब जब हम लोग खुद से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो अपने साथ इस तरीके से किया करो कि अब इससे नहीं कर सकते तो दूसरा कोई रास्ता होना चाहिए। सेकंड रास्ता ये है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर, मतलब ऐसा कोई भी फोर्स जिसका वर्क आप फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, समझ जाइए कि उसका वर्क अब कहाँ से आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से आएगा। मतलब वर्क निकालने के दो ही रास्ते हैं वापस। तो हमने किया वर्क बाय ऑल फोर्सेस में ग्रेविटी की फोर्स और प्लस दूसरी फोर्स कौन सी है, एयर रेजिस्टेंस की, बराबर चेंज इन सॉल्यूशन। बताना बहुत आसान होता है भाई साहब, किसी के लिए भी बहुत आसान होता है। हम एक लाइन में कह सकते थे कि ये करो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बताना बहुत टफ होता है कि हम भी तो नेक्स्ट टाइम ये सोच पाए ना कि भाई हमें यही करना है। नहीं, सॉल्यूशन तो आज की डेट में हर क्वेश्चन का अवेलेबल है, आप इस पूरी बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें, पूरा पूरा पीडीएफ बना है, नेट पर अवेलेबल है भाई, किताबें अवेलेबल है, सॉल्यूशन अवेलेबल है, वीडियो सॉल्यूशन तक अवेलेबल है। सो इसलिए बोलता हूँ क्लास में जब पढ़ा करिए तो क्लास में हमारे थॉट को मैच करने की ट्राई करो कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हमारे से मैच हो, कि मैं क्या सोच करके ये लगाता हूँ। भाई एफ एस कॉस थीटा लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट फोर्स दो मुझे आप, जब फोर्स दिया ही नहीं है तो कैसे कर दें। और दूसरा तरीका फिर ये, ग्रेविटी की वर्क, अब इसका फॉर्मूला पता है मुझे, एम जी एच 4 जी और एच 15। साइन ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, माइनस प्लस एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास और 20 का स्क्वायर, 200 नहीं सॉरी 2 और 4 800। तो चेंज होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इन्हें 0 माइनस 800, नॉन द रेजिस्टेंस वर्क आ जाएगा अपना बस। तो वो आ रहा ना, देखिए अपने आप आएगा, अननोन का साइन नहीं रखा रहता किसी इक्वेशन में, आपको भले पता है कि माइनस में है, लेकिन इक्वेशन के अंदर उसको माइनस में नहीं रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली आएगा। देखो तो आप वर्क ऑफ एयर रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट होगा ये -6, आप देखो -200 आ जाएगा, तो आ तो गया फाइनल में माइनस, हम पहले से ही उसको माइनस क्यों रख लें। ठीक हो गया पॉइंट यार। तो ध्यान रखिएगा, दिस थ्योरम विल ऑलवेज हेल्प यू टू फाइंड आउट द वर्क फॉर अ फोर्स whose value is unknown। अननोन फोर्सेस के लिए वर्क निकालना होगा तो कैसे करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक और लास्ट प्रॉब्लम जो है, a particle of mass m, a particle of mass m projected upward with a velocity v naught, with a velocity v naught, there is constant resistance, there is a constant resistance capital R, there is constant resistance capital R, find the maximum height, find the maximum height, also find
Also find the speed of particle when it comes back or when it returns to the ground. When it returns to ground. Now V नॉट से थ्रू किया, मास इसका m है और निकालना यह है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो अब फिर से एक बार समझो, आप एक तरीका तो दिमाग में ये आ सकता है कि न्यूटन लॉ लगा दें, काइनेमेटिक्स लगा दें, वो लंबा प्रोसेस होगा। आसान तरीका कौन सा है? तो क्या अब हमको सारे फोर्सेस पता है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल पता है, तो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। देयर इज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस आर, तो अब इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या लोगे भाई? तो वर्क बाय ऑल फोर्सेस में ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? अगर मान लीजिए एच हाइट गया, तो वर्क बाय ग्रेविटी प्लस mgh या माइनस mgh? माइनस mg। ग्रेविटी के अलावा और रेजिस्टेंस का वर्क आएगा। अब फिर नोट्स पे चले जाइए, नोट्स में जाओगे तो फ्रिक्शन का वर्क माइनस में ही आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला। तो ये काइनेटिक की वो बॉडी चल रही है, तो माइनस रेजिस्टेंस इंटू एच, ये सब नोट्स में मिलेगा तुम्हें। ये हो गया टोटल वर्क। होना किसके बराबर चाहिए? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, एच की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, एक लाइन के अंदर सोल्यूशन मिल जाएगा। न्यूटन लॉ और काइनेमेटिक्स लंबे प्रोसेस हैं, जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी न्यूटन को हम साइडलाइन करते जाएंगे, काइनेमेटिक्स भूलते जाएंगे। RH work by resistance है। रेजिस्टेंस का वर्क है, मतलब फ्रिक्शन का वर्क एक तरीके से। फिर क्या निकालना हमको इसमें? अब देखो, ये बड़ा अच्छा स्टेप है, मतलब इसको आंसर बहुत लोग लाते हैं। बच्चा इसको सॉल्व कर लेना है बाद में, बी पार्ट। ये जिंदगी भर तो यहाँ रुका नहीं रहेगा अपनी, कि मैक्सिमम हाइट पे चलेगा तो अब नीचे आने से मना कर दे, लौटेगा ना ये। तो लौट करके जब ये वापस नीचे आएगा, तो मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इसकी vf है। अब क्या इक्वेशन बनाएंगे? देखो, अब डाउनवर्ड मोशन जब होगा तो ग्रेविटी का वर्क बताओ, प्लस mgh। ग्रेविटी का वर्क साइन सेंसिटिव है, या तो आप साइन मैनेज कर लो वरना एग्जामिनर मैनेज कर लेंगे, प्लस mgh। और जब मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो रेजिस्टेंस ऊपर होगी, तो रेजिस्टेंस का वर्क तो माइनस में ही आता है, माइनस आर एच इक्वल टू, this time final energy will be half mv square and initial will be 0। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना तो मुझे h निकालने की भी जरूरत नहीं है। दोनों इक्वेशन डिवाइड करिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर, तो क्या इधर से h कॉमन आकर के इधर से h कॉमन आकर के कैंसिल कर जाएगा? न्यूमरेटर में बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा आपका माइनस ऑफ mg माइनस h माइनस r, और डिनोमिनेटर में होगा माइनस r, और राइट साइड पर होगा तो माइनस हाफ एम, और हाफ एम तो कैंसिल कर दीजिए, माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ये भी एक मेथड होता है कि हम सॉल्व कितनी जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे बाकी लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो सब्स्टिट्यूशन में टाइम लग जाएगा, हम क्या करें सीधा डिवाइड करो उसे। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा यार कि इक्वेशन जल्दी कैसे सॉल्व की जा सकती है। ठीक है।
और इसका एक क्वेश्चन और पूछते हैं जिसमें कई सारे लोग गलत करते हैं कि इसको ऊपर जाने में मान लीजिए T1 टाइम लगा और नीचे आने में T2 टाइम लगा, तो कौन सा टाइम ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो अब जाने में ज्यादा समय लगेगा या आने में? देखो बच्चा, बातों से मत करो, आराम टाइम से सोच के बताइएगा। टाइम अपवर्ड जर्नी में जाता है या डाउनवर्ड जर्नी में? सेम होगा सर। उधर ऑनलाइन में भी कुछ लोग कह रहे थे मुझे डिफरेंट आएगा। डाउनवर्ड में टाइम क्यों? हाँ हाँ राइट, समझ आया क्या कह रही है? आप यहाँ किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ चालू कर रहे हो और यहाँ 0 से चालू करना है आपको, तो ये टाइम कम होगा, T1 लेस देन T2। बट ये कई सारे लोग गलत कर देते हैं। हाँ है, तो तुमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस दोनों पकड़ करके पार्टिकल को नीचे खींच रहे हैं? हाँ, ये एक थॉट आता है मन में, हम बता तो रहे हैं, उसका भी तुम्हारा भी आंसर दे रहे हैं। और तुम्हारे यदि क्लास में 90% ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि ग्रेविटी भी नीचे, रेजिस्टेंस भी नीचे, तो यहाँ पर ज्यादा अपोज कर रहे हैं, और जब बहुत ज्यादा अपोज होगा तो हमें टाइम ज्यादा लगना चाहिए। ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस ऐसे। अब रीजनिंग देखो ना, तभी तो कंट्राडिक्शन आएंगी। एक काम करो, क्यों ना हम थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड पे चले जाए। मैं एक्चुअली कैलकुलेशन कम से कम करना चाहता हूँ। हमने एक सर्टेन वेलोसिटी V0 से चालू किया, ये क्लियर है कि ऊपर जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई होगी, पक्का ना? उसके बाद 0 के बाद हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अब दूसरे डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो ये ग्राफ नीचे आएगा। क्या ये इसी लाइन से नीचे आएगा? क्या जितनी जल्दी आपकी वेलोसिटी 0 हुई थी उतनी ही जल्दी रीस्टोर हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि अपवर्ड जा रहे हो तो ग्रेविटी की फोर्स और रेजिस्टेंस की फोर्स दोनों मिल करके आपको रिटार्डेट कर रहे थे। लेकिन जब नीचे आ रहे हो तो ग्रेविटी तो आपको एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन रेजिस्टेंस आपको अभी भी क्या कर रहा है? तो इसका मतलब ऊपर जाते समय रिटार्डेशन ज्यादा था और नीचे आते समय एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। मतलब मान लीजिए ऊपर जाते समय अगर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्डेट हो रहे थे या 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्डेट हो रहे थे, तो क्या आते समय आप इसी एक्सेलरेशन से नीचे आओगे? 12 से ज्यादा होगा या 12 से कम होगा? मैग्नीट्यूड वाइज। तो फिर हमारा सेम ग्राफ तो आगे जाएगा नहीं, अब हमारा ग्राफ चेंज हो जाएगा और हमारा ग्राफ कुछ ऐसे होगा। मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन धीमे धीमे बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास कम एक्सेलरेशन है, तो जल्दी से नहीं बढ़ पाएंगे। ये बताइए समझ में? हम कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं बोल रहे हैं, हम थोड़ा सा वर्ड्स में बता रहे हैं। जितना स्ट्रॉन्ग रिटार्डेशन होगा आपकी वेलोसिटी उतनी जल्दी 0 हो जाएगी, और जितना कम एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी उतना टाइम लेगी इंक्रीज करने में। यहाँ तो समझ में आया? VT ग्राफ का एरिया कुछ बताता है आपको क्या? जब लौट के उसी जगह आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हो गया ना? जहां से चले थे वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो इसका मतलब जितना एरिया ये होना चाहिए उतना ही एरिया यहाँ भी होना चाहिए। और ये भी 100% श्योर है कि फाइनल वेलोसिटी इससे कम आएगी, V0 से कम होगी। क्यों कह रहा हूँ? रेजिस्टेंस हमारी एनर्जी को बढ़ाएगा या कम करेगा? तो जिस एनर्जी से गए थे उसी एनर्जी से तो आओगे नहीं। ये भी 100% श्योर है कि फाइनल स्पीड लेस देन V0 होगी। हमें डिस्प्लेसमेंट 0 चाहिए, इस ग्राफ का एरिया 0 चाहिए, तो जितना पॉजिटिव एरिया है उतना नेगेटिव एरिया भी चाहिए। दोनों ट्राइंगल्स हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, इधर हाइट कम है
तो इसका बेस बड़ा होना चाहिए, तो डिसेंड करने में टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा है डिसेंड करने वाला और ऊपर जाने का टाइम कम है। तो आंसर वही सही है, T1 लेस देन T2 ही, लेकिन वो सोचने में लगता नहीं है हम लोग को कभी। सर अगर इस क्वेश्चन में सर रेजिस्टेंस ना होता तो सर T1 T2 बराबर, में तो अगर बराबर हो रेजिस्टेंस जाते, नहीं और है उनकी फिर सर T1 T2 वेलोसिटी, बराबर है, सर उनकी वेलोसिटी वो भी बराबर हो सेम जाएगी होती है। फिर। वेलोसिटी बराबर नहीं होगी, स्पीड बराबर रहेगी, वेलोसिटी ओके में सर। डिफरेंस रहेगा, कोई डायरेक्शन पलट चुके हैं। चलो जाओ।